हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से मैं दुआ करूंगा कि आने वाले समय में आपका जो भी लक्ष्य है आप उसको पाएं और हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण होते रहे। तो देखिए दोस्तों, आज से हमारा ये कोर्स शुरू हो गया है, यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज। इसमें 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें एक दिन आपको हिंदी का टेस्ट मिलेगा, एक दिन आपको जीएस का मिलेगा। फुल लेंथ होंगे, यानी कि हिंदी में 100 क्वेश्चन होंगे पर पेपर एंड जीएस में 200 क्वेश्चन होंगे पर पेपर। तो ये जो आपका एग्जाम है 26 नवंबर 2023 को, इस एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो आप इनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर पे जाके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है इस कोर्स का। बाकी यार, कल बंदी रक्षक का पेपर था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फिर से कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाया और बहुत से प्रश्न बंदी रक्षक पेपर में पुराने क्वेश्चन पेपरों से पूछे गए थे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पुराने क्वेश्चन पेपरों की क्या अहमियत है। तो जो भी आप एग्जाम देते हैं उत्तराखंड में, ग्रुप सी का, यूके ट्रिपल एस सी हो, यूके पीएससी हो, तो हमेशा पुराने पेपर जितने भी हुए हैं उसमें हिंदी जो पूछी गई है, उत्तराखंड के क्वेश्चन जो हैं और साथ ही सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं, उनको रिवीजन के तौर पे आप देखते रहिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और पुराने क्वेश्चन देखिए बार बार अलग तरीके से नए एग्जाम पेपर में बनते रहते हैं, तो आप सभी को पुराने पेपर लगातार रिवीजन करना चाहिए। बाकी आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज भाग 164। लगातार मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और साथ ही मैं आपको एक क्लास रीजनिंग की भी देता हूँ। रीजनिंग की जो क्लास मैं आजकल आपको दे रहा हूँ वो आपके ग्रुप सी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जिन लोगों का एग्जाम है दिसंबर माह में आर का, तो उसमें 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जानी है। तो उसके हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, तो आप उनको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 164। ठीक ठाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के टेस्ट सीरीज में। और खासकर जो जीएस वाली टेस्ट सीरीज आ रही है उसको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। जीएस में देखिए, क्योंकि मैं हर टेस्ट सीरीज में भी देखता हूँ और एग्जाम के बाद बहुत से अभ्यर्थियों का ये मैसेज आता है कि उत्तराखंड और हिंदी तो सही हुई बट जीएस का पोर्शन हमारा सही नहीं हुआ। तो इसका रीजन ये है कि काफी लोगों का जो जीएस का पोर्शन है वो थोड़ा वीक है। और जीएस में देखिए वर्सटाइल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, और जीएस का ही पोर्शन जो कवर कर पाता है वो बाजी मारता है ग्रुप सी एग्जाम्स में। ठीक है, यही आपका पैटर्न रहेगा ईओ और टीआई एग्जाम में। इसमें जो हिंदी आएगी मैं पहले बता रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट आएगी, बट जीएस का जो लेवल रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज देखेंगे यूके जीके टेस्ट और आज 164वां भाग। जो नए लोग हैं भाई, नए लोगों को भी बता दूं, 164वें भाग में हम पहुंच चुके हैं। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए आप। यूके जीके वाली प्लेलिस्ट, साथ ही सामान्य हिंदी टेस्ट वाली एक प्लेलिस्ट है, हिंदी की प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कीजिए, और साथ ही एक जीएस की प्लेलिस्ट है। ठीक है, सभी में 100+ टेस्ट आपको पहले ही दिए जा चुके हैं और कंटिन्यू टेस्ट आगे बढ़ते रहेंगे। जी अब देखिए उत्तराखंड जीके में तो हम 164वें टेस्ट में पहुंच गए हैं। हिंदी में आई थिंक हम 140 टेस्ट कर चुके हैं और जीएस में आई थिंक हम 128 कर चुके हैं या 129, 128 टेस्ट हो चुके हैं। तो देखिए हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से आप लगाओ ना। देखिए 164 को मैं अगर 2 करूं मैं, तो ये कितना हो जाता है, देखिए ये आपका 328 के आसपास हो जाएगा। मतलब इतने क्वेश्चन आपके देखिए रिवीजन हो गए। हिंदी में देखिए 14 140 हैं, तो आप लगा लीजिए 20 क्वेश्चन ईच पेपर में है, तो 14 दूना 2800 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। ऐसे इसमें 130 है, तो देखिए 13 दूना 2600 क्वेश्चन। तो भाई जो आपका रिवीजन हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इन टेस्ट सीरीजों को आपने फॉलो करना है, इसलिए बोलता हूँ मैं टेस्ट सीरीज फॉलो करूँ, बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो सिलेबस है और जो क्लासेज हैं वो पहले से ही बहुत सी दी हुई हैं, पर टेस्ट सीरीज आपका रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मॉक टेस्ट हो, फुल लेंथ हो या पुराने पेपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ बस। अगर आपको ग्रुप सी में सिलेक्शन चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ। यही ग्रुप सी एग्जाम निकालने का ब्रह्मास्त्र होता है। चलिए शुरू करेंगे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक का नाम अब क्या हो गया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य की जो हमारी राज्य तितली है, इसका नाम पहले कॉमन पिकॉक था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाल में ही करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, अगस्त माह में। तो इसका अब जो नया नाम है वो है वूली बेडेंट पिकॉक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब जो हमारी कॉमन पिकॉक है इसको बोला जाएगा वूली बेडेंट पिकॉक। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं की किस नदी पर मौड़ मेला आयोजित होता है? देखिए आपने अमूमन पढ़ा होगा जो मौड़ मेला है भाई, मौड़ मेला तो लगता है आपका जौनसार में। ठीक है, यहाँ पर अलगाड़ नदी पे लगता है आपका मौड़ मेला, बट कुमाऊं क्षेत्र में भी एक मौड़ मेला आयोजित होता है। ठीक है, और ये मौड़ मेला आपका लगता है पश्चिमी रामगंगा पे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पश्चिमी रामगंगा पर
अल्मोड़ा में भी मौड़ मेला आयोजित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। मछली पकड़ने का मेला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है भाई, धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए ट्रिब्यूटरी रिवर से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो धर्मगंगा और बालगंगा की मैं बात करूँ तो ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिलंगना। अब कई बार ये क्वेश्चन आपका बनता है और यूकेपीएससी खासकर ये क्वेश्चन बहुत बार बनाता है कि भिलंगना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से, या ये क्वेश्चन देता है कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खतलिंग से उद्गम होता है भिलंगना का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और भिलंगना स्वयं ही एक भागीरथी की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किस में मिलता है। तो देखिए ललित सूर्यदेव जो था बहुत प्रतापी राजा था, उसके बाद उनके पुत्र बनते हैं भूदेव, और भूदेव के राजा बनने का जो उल्लेख हमको प्राप्त होता है वो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है किस भाषा में है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा है संस्कृत, ठीक है, ये भी नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूदेव जो था ना ये घोर बौद्ध विरोधी था, ठीक है, बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विरोध किया था भूदेव ने, ये भी याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा। जो भूदेव था ये बौद्ध विरोधी था। और ज्यादातर जो हमारे देखिए जो कत्यूरी शासक हुए ना, कत्यूरी शासकों का ज्यादातर जो झुकाव रहता था शैव मत की तरफ ही रहता था। जैसे निम्बर आता है, निम्बर भी शैव मतावली होता है, तो ये चीज आपको नोट रखना है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ही ये उल्लेख मिलता है कि भूदेव राजा बना था ललित सूर्यदेव के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन क्षेत्र चौकोड़ी निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो चौकोड़ी देखिए एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ का ये हिल स्टेशन है चौकोड़ी। यहाँ से आपको हिमालय की रेंज बिल्कुल सामने ही दिखती है, स्पष्ट दिखती है, ठीक है। जो हमारी खासकर जो पंचाचूली वाली रेंज आती है बागेश्वर की तरफ को, तो वहां पर आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगी चौकोड़ी से वो रेंज। तो पिथौरागढ़ से आपका साफ दिखाई देता है, ठीक है। और बाकी जो पर्वत हैं जो कि गढ़वाल की तरफ है उनका भी थोड़ा आपको दीदार हो जाएगा यहाँ से। तो चौकोड़ी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो। चौकोड़ी चाय बागान के लिए भी फेमस है, ठीक है, चाय बागान भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया उत्तराखंड सरकार ने, और 2023 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया इससे, 35 महिलाओं को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 35 विमन। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस शासक ने परिवर्ती सिक्के चलाए थे। देखिए हमको कुनिंद शासकों के अलग अलग सिक्के मिलते हैं, ठीक है। परिवर्ती सिक्के जो हमको प्राप्त होते हैं ये सिक्के हैं अमोघ भूति के, ऑप्शन इसका राइट आंसर है अमोघ भूति। अमोघ भूति जो था ये कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते कि भाई कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, या नाग वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ठीक है। नाग वंश का गणपति नाग था, ये भी हम पढ़ते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो चंद वंश था, ठीक है, चंद वंश, चंद वंश में देखिए एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि चंद वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। चंद वंश का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो जगत चंद के शासन काल को कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही न्यायी राजा था, प्रतापी राजा था जगत चंद, और दानी राजा भी था। और ऐसे पंवारों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पंवारों में हम देखते हैं सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि महादों सिंह भंडारी जो है, देखिए महादों सिंह भंडारी किसके सेना में सेनापति थे। तो ये आपके महपति शाह के टाइम पीरियड पे थे। महपति शाह भी बहुत प्रतापी राजा था और बहुत बड़ी उम्र में राजा बनता है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अमूमन बनते रहते हैं, हर वंश में कोई प्रतापी राजा हुआ या जिसने पहला अभियान किया हुआ। जैसे चंद वंश से क्वेश्चन बनता है कि नेपाल अभियान करने वाला पहला राजा कौन था। तो नेपाल या डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था, तो ये भारती चंद था जिसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था, ठीक है। उससे पहले चंद शासन मांडलिक राजा थे। मांडलिक का मतलब ये टैक्स पे करते थे डोटी को। बट भारती चंद जब आया तो उसने मूंछों को ताव दिया और बोला भैया डोटी वालों मैं टैक्स देने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको आओ मेरे से लड़ाई करो, जीतोगे तो तब टैक्स दूंगा। तो फिर उसके बाद यहीं से खत्म हो जाती है परंपरा, ठीक है। तो बहुत से ऐसे तथ्य एग्जाम में बनते हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये। कुमाऊं का जलियावाला किसे कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का जलियावाला, गढ़वाल का तो नहीं टिहरी का बनता है वैसे, टिहरी का जलियांवाला, ठीक है। तो टिहरी का जलियांवाला कहा जाता है आपका किसको, तो ये तिलाड़ी मैदान को कहा जाता है। जो तिलाड़ी में घटना हुई थी ना, तिलाड़ी का मैदान या रवाई जो कांड हुआ था, रवाई कांड, तो इसको कहा जाता है भाई जलियांवाला ऑफ उत्तराखंड या टिहरी।
अब कुमाऊं का पूछ रहा है स्पेशली, तो कुमाऊं में भी ये घटना हुई थी जहाँ पर हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी, और ये एरिया था आपका खुमाण एरिया अल्मोड़ा का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुमाण में भी गोलियां चला दी गई थी ना, तो वहाँ पर हमारे शहीद हो गए थे कुछ लोग। ऐसे जलियांवाला जो टिहरी का था, तिलारी मैदान रवाई में घटना हुई थी, आपको पता ही है। इनमें से किस जनपद में जोड़ मेला लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जोड़ मेला बहुत चर्चाओं में रहता है। जोड़ मेला दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? जो हमारा रीठा साहिब है, रीठा साहिब, मीठा रीठा साहिब ना, तो ये चंपावत में स्थित है, मीठा रीठा साहिब। यहीं पर दोस्तों आपका जोड़ मेला आयोजित होता है, और ये चंपावत में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रियंबक गुफा उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की कुछ प्रमुख गुफाएं जैसे वशिष्ठ गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, शंकर गुफा, वशिष्ठ गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये बार बार एग्जाम में बनते हैं। त्रियंबक गुफा की मैं बात करूँ तो त्रियंबक गुफा आपको देखने को मिलेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, अल्मोड़ा में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और पांडु खोला गुफा भी है अल्मोड़ा में, ये भी याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि पांडु खोली गुफा कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा में ही है। अगला देखिए, माफ कीजिएगा थोड़ा स्क्रॉल ज़्यादा हो जाता है। जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो वह शासक जिसने जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित की, ये था भैया आपका कौन? आसंती देव। ठीक है, आसंती देव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसंती देव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। रम्माण उत्सव में नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण क्या है? देखिए भैया, रम्माण जो नृत्य है ना, रम्माण नृत्य को यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को, कई बार क्वेश्चन बनता है कि रम्माण जो नृत्य है इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए, जो हमारा 2 अक्टूबर 2009, ठीक है, तो 2009 में रम्माण नृत्य को शामिल किया गया था धरोहर सूची में। और ब्रह्मांड नृत्य में जो नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, वो मुखौटा होते हैं। जो उसमें मुखौटे पहनते हैं ना, पात्र, अलग अलग पात्र होते हैं उसमें भी, तो ये पात्र वहाँ पर मूक संवाद करते हैं। और ये आपका भाई बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं कि लोक कला जो हमारा टॉपिक है उसमें एक इम्पोर्टेंट, एक हमारी धरोहर है प्राचीन काल से जो चली आ रही है। और ये सलोग डुंगरी जो गांव है हमारा, ठीक है, सलोग डुंगरा, तो सलोग डुंगरा जो गांव है चमोली का, वहां पे आयोजित होता है रम्माण उत्सव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना भाई। अमूर्त सूची में है ये, अमूर्त। अमूर्त क्योंकि देखिए जिन चीजों को हम छू नहीं सकते ना, क्योंकि ये भाव है, एक नृत्य है, इसलिए इसको अमूर्त सूची कहा जाता है। इसमें आपके ऐसे उत्सव नृत्य वगैरह ही रखी जाती है यूनेस्को की अमूर्त सूची में। तो देखिए भाई, मुखौटा इसका प्रमुख आकर्षण होता है। ऐसे ही भाई एक कुमाऊं में भी बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है हिल यात्रा, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है। ठीक है, कृषकों का उत्सव इसको कहा जाता है। हिल यात्रा का भी मुख्य जो आकर्षण होता है, ये मुखौटे वगैरह होते हैं, और साथ ही एक कैरेक्टर होता है इसमें, लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत जो होता है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो इसकी वजह से ये यात्रा बहुत फेमस है। ठीक है, हिल यात्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कृषकों का त्योहार है, और हिल यात्रा जो है नेपाल की देन है। ये क्वेश्चन भी बना है, किस देश से आए थे? तो नेपाल से आया है ये उत्सव। नंदा राजजात यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा पड़ाव है? देखिए, नंदा राजजात यात्रा जब कांसुआ से शुरू होती है, नौटी, तो यहाँ पर देखिए लगातार पड़ाव आते रहते हैं इस यात्रा में। और सबसे जो दुर्गम पड़ाव इस यात्रा का है वो है जुंगराली पास। ठीक है, जुंगराली दर्रा, बहुत ही ज्यादा संकीर्ण रास्ता और कठिन रास्ता हो जाता है यहाँ पे। और लास्ट जो पड़ाव होता है नंदा देवी यात्रा का, तो ये है आपका होमकुंड। ठीक है, होमकुंड में जो चौसिंगिया मेला होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है वहाँ पे, और डोला भी छोड़ दिया जाता है वहीं। तो होमकुंड अंतिम पड़ाव होता है नंदा राजजात यात्रा का। नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है। इसको हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनेगा हिमालय का महाकुंभ, तो हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है? नंदा देवी राजजात यात्रा को। ठीक है, और इसमें देखिए माता का क्या होता है, मायके से ससुराल तक की विदाई है ये। ठीक है, मायके से ससुराल जाती है इसमें हमारी माँ नंदा। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, लगभग 280 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानस खंड में शैल देश किसे कहा गया है? तो देखिए आपको पता है दोस्तों, जो हमारे स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में आपका साफ साफ मेंशन है, जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसको मानस खंड कहा गया है। ठीक है, और जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है उसको केदार खंड कहा गया है। अब जो मानस खंड में शैल देश, यानी कि ये कुमाऊं का ही कोई क्षेत्र होगा,
तो कुमाऊं का क्षेत्र है गंगोली हाट, जहां पर हाट काली का मंदिर है और पाताल भुवनेश्वर गुफा है। तो गंगोली हाट क्षेत्र को मानस खंड में सैल देश बोला गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन ही गायब हो गया इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन ही इसमें अब देखिए रिमूव हो गया है, अभी कैसे पता चलेगा ये? चलिए एक बार चेक करता हूँ मैं। हाँ, ये उत्तराखंड में जो हमारा नई अभी खिलाड़ी योजना आई थी ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। हाल में जो हमारा अगस्त में एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हुई थी ना योजना शुरू, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया था, पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो उस योजना से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड में 29 अगस्त, जिस दिन खेल दिवस था उस दिन शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त, क्योंकि 29 अगस्त को जन्मदिन होता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का। और भारत में अभी सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2022 में केवल एक व्यक्ति को ध्यानचंद अवार्ड मिला था। ठीक है, कमल शरद जी को। कमल शरद, शरद कमल है, शरद कमल जी हैं। ठीक है, इनको मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के ग्लेशियर माने जाते हैं? तो देखिए उत्तराखंड में जो अधिकांश ग्लेशियर है ना, ये प्लेस्टीन युग के माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेस्टीन युग के। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्तोली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? देखिए ग्लेशियर से अमूमन क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है कौन सा है, लंबा। तो सबसे बड़ा या लंबा है भाई गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ऐसे बनता है कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी तो कुमाऊं में पंचाचूली है। और कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बन जाते हैं। और ऐसे अन्य ग्लेशियर भी पूछ लेता है, जैसे कि आपका खतलिंग ग्लेशियर हो गया, सतोपंथ ग्लेशियर है, बंदर पूंछ ग्लेशियर है, डोकरानी ग्लेशियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है मैक्तोली ग्लेशियर। तो मैक्तोली हो गया आपका, मैक्तोली जो ग्लेशियर है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ माफ कीजिएगा, बागेश्वर जनपद में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। मैक्तोली जो ग्लेशियर है ये बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पिंडारी ग्लेशियर, वेरी इंपोर्टेंट, ये भी बागेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। सुंदर ढूंगा, ठीक है, सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है ये भी आपको बागेश्वर में ही देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है बागेश्वर में, ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास विलियम ट्रेल के नाम पे या ट्रेल दर्रा, ये भी आपको बागेश्वर में ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए बालेश्वर मंदिर जो है चंपावत बाजार के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और बालेश्वर में जो हमारे अभिलेख हैं चंपावत में, बहुत प्राचीन मंदिर है ये रिलेट करते हैं क्राचल देव से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्राचल देव। देखिए अशोक चल और क्राचल देव दोनों ही ये नेपाल के शासक थे, और इनके अटैक की जानकारी हमको बहुत से अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो बालेश्वर जब प्राप्त होता है उससे हमको क्राचल देव का वर्णन मिलता है। ठीक है, और त्रिशूल अभिलेख जो हमारा उससे अशोक चल का प्राप्त होता है हमको। आगे बढ़ेंगे। हाल में ही जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अगस्त का करंट अफेयर है भाई। तो अगस्त में जारी हुआ था खाद्य सुरक्षा विभाग का फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल। इसमें उत्तराखंड का ओवरऑल जो प्लेस था वो था दूसरा, सेकंड प्लेस था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ स्थित है भाई, बताइए। तो मुंडकटिया, मुंड का मतलब देखिए, मुंड का मतलब होता है उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में सिर। ठीक है, तो मुंड या सिरकटिया गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए सिरकटिया गणेश मंदिर आपको देखने को मिलेगा सोनप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। अब देखिए जो हमारा मुंडकटिया गणेश मंदिर है, तो मुंडकटिया गणेश मंदिर की कहानी ये है, आप सभी को पता है जब पार्वती जी अपने अंदर स्नान कर रही होती है तो गणेश जी को बाहर कर देती है वहाँ। और गणेश जी क्या होते हैं, दरवाजे पे खड़े होते हैं, तो शिव वहां आ जाते हैं। तो गणेश जी उनको अंदर जाने से रोकते हैं। क्रोधित होकर शिव क्या कर देते हैं, गणेश जी का सिर काट देते हैं, है ना। तो गणेश जी का सिर कट के जहाँ पे गिरा होता है, इसी प्लेस पे गिरा था जहाँ पे ये मंदिर है, मुंडकटिया गणेश मंदिर। ठीक है, तो इसीलिए इसको मुंडकटिया गणेश मंदिर, क्योंकि यहाँ पे जो सिर नहीं था, मतलब गणेश जी का जो धड़ था, माफ कीजिएगा, गणेश जी का जो धड़ था वो यहाँ पे रह गया, तो इसलिए इसको मुंडकटिया गणेश मंदिर भी कहा जाता है।
या यूं मान लीजिए कि इसी प्लेस पे गणेश जी का सिर कटा हुआ था, इसलिए इसको मुंडकटिया गणेश मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, सोनप्रयाग में ये स्थित है। चलिए दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 164। और आज तो जो क्वेश्चन थे काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा। ठीक है, बाकी यार आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, देखिए जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को भी दबाएं। काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो भी नई वीडियो आती है, जो भी अपडेट आता है, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन जब भी दबाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन ऑल के सामने भी आप क्लिक करें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो यहीं पे मैं सेशन को अब समाप्त कर रहा हूँ, मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाकी रीजनिंग की जो क्लासेस आ रहे हैं उनको आप ज़रूर देखिए, और जिनका ईओटीआई का एग्जाम है वो टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। बाकी यार यूट्यूब पर फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली आपको मिल रही है, इनको भी फॉलो कीजिए, इसका निश्चित लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेगा। बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। साथ ही हमेशा देखिए अपने जीवन में एनर्जेटिक रहें, सेल्फ मोटिवेशन को कम होने ना दें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है, आशावादी बने रहेंगे तो हमेशा आपके जीवन में अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज़ों में भी निराशा ढूंढेंगे तो आपके काम जो बन रहे होंगे वो भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा आशावादी बन के रहिए। उतार चढ़ाव आते हैं उत्तराखंड में, देखिए अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको धैर्य रखना होता है। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है उत्तराखंड के जॉब्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।